हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे आप सभी? बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई भी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मैं डिम्पल सैनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके इस क्लास में। आ जाइए फटाफट। आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड 12th क्लास हिंदी यानी कि दिगंत भाग 2। और दिगंत भाग 2 का हमारा आज न्यू चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है प्रगीत और समाज। और ये लिखा गया है नामवर सिंह जी के द्वारा। नामवर सिंह जी का हिंदी साहित्य जगत में बच्चों बहुत बड़ा स्थान है। और इनके जीवन परिचय को पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि इनका जीवन परिचय भी काफ़ी लंबा चौड़ा है। बिहार बोर्ड के दिगंत भाग 2 में जितने भी आप इस बुक में जितने भी आप जीवन परिचय देखोगे, जितने भी लेखक के बहुत ही बड़े बड़े जीवन परिचय है और साथ में बहुत बड़े बड़े चैप्टर भी हैं। तो हम इसे पढ़ने वाले हैं। तो आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 नामवर सिंह जी का। और ये जो चैप्टर है ये स्टार्ट करेंगे हम प्रगीत और समाज के। प्रगीत और समाज क्या होता है, क्या नहीं है, क्या वो सब हम कल बात करेंगे। आज हम उनके जो लेखक हैं उनके जीवन के बारे में पढ़ने वाले हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से नामवर सिंह जी के जीवन को, प्रगीत समाज से संबंधित उनका जो छोटा सा विचार है उस विचार को पढ़ेंगे। क्या समाज के बारे में क्या करना चाहते थे। गद्यकार थे, खास करके निबंधकार थे, आलोचक थे। ये नामवर सिंह आलोचक भी थे, समीक्षक भी थे, गद्यकार भी थे। तो खास तौर पर ये गद्यकार यानी कि गद्य लेखक ही कहे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आलोक राजभर बीच में और देख लेंगे। तो हम पढ़ने वाले आज यहाँ पर नामवर सिंह जी का जीवन परिचय। और ये काफ़ी लंबा चौड़ा जीवन परिचय, इसलिए देख लेंगे। एक बच्ची कह रही है मैम चैप्टर भी इसी में स्टार्ट कर लिए। जो यहाँ पर जीवन परिचय छोटा होगा वहाँ तो हम कर लेंगे, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। आपके एग्जाम में डेट ऑफ बर्थ पूछ लेंगे, जन्म स्थान पूछ लेंगे, इनकी कुछ रचनाएं पूछ लेंगे, और हो सकता है तो पुरस्कार पूछ लेंगे, या फिर इन्होंने कोई एक विशेष कार्य किया है तो वो पूछ लेंगे। तो उसको करने के लिए तो हमें जीवन परिचय अच्छे से पढ़ना होगा। कभी कभी क्या होता है, हमें एक नंबर के क्वेश्चन के लिए भी कम से कम 3 या 4 पेज का पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ता है, या इससे भी ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। एक नंबर का क्वेश्चन आता है, भाई ये वाला पोर्शन इसमें से 1 नंबर का आएगा, तो वो पूरा 3-4 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर भी जीवन परिचय को ज़्यादा शॉर्ट नहीं कर सकते हैं। जो दिया है वो तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। तो आज है इसका लेक्चर नंबर 1 और शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। और यहाँ पढ़ते हैं हम नामवर सिंह जी का जीवन परिचय। नामवर सिंह, और ये है हमारा जीवन परिचय। तो नामवर सिंह जी का जन्म हुआ था 28 जुलाई सन 1927 ईस्वी। याद रखिएगा, 28 जुलाई 1927 ईस्वी में इनका जन्म जीयनपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। स्थान की बात करते हैं तो जीयनपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश। माता पिता है वागेश्वरी देवी इनकी माता और नागर सिंह इनके पिताजी। एक शिक्षक थे। नागर सिंह जी कौन थे? एक शिक्षक थे। तो वागेश्वरी देवी इनकी माता और नागर सिंह इनके पिता। 28 जुलाई 1927 ईस्वी में जीयनपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। तो ये उनका जीवन परिचय, छोटा सा जीवन परिचय। आप चाहो तो जैसे आज मैंने डाउट्स लिए थे, तब मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चों ने जीवन परिचय लिखकर भेजा है। बहुत अच्छी बात है। अगर वर्ड लिमिट पूछी जा रही है, ठीक है, अगर आप फ्लो चार्ट में लिख रहे हो, टेबल फॉर्म में लिख रहे हो और वर्ड लिमिट पूछ लेते हैं, तो वर्ड लिमिट ज़्यादा है और आपका टेबल फॉर्म छोटा बन रहा है, तो आप उसको डिटेल फॉर्म में लिखिए, फिर टेबल फॉर्म में मत लिखिए, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर हमारा हो जाएगा, साहित्यिक परिचय हो जाएगा, साहित्य में स्थान हो जाएगा, कृतियाँ हो जाएगी, सब मिला के, और फिर टेबल फॉर्म भी हम बना लेते जीवन परिचय को, तो हमारा 80 वर्ड्स हो जाएगा, ठीक है, तब तो आप कर सकते हो। और नहीं हो रहा है तो आपको सारा डिटेल में लिखिए, देखिए उसको लिख लीजिए। उससे क्या बन जाएगा, आपका जो वर्ड लिमिट है वो थोड़ी आपकी जितनी पूछी उतनी हो जाएगी, ठीक है। बिहार में मैंने नहीं करवाया था, तो इस बार करवा लेंगे। जो भी जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय आता है वो करवा लेंगे। एक स्पेशल क्लास ले लेंगे। जब भी हमारा गद्य पूरा होगा तो गद्य का एक साथ इंपॉर्टेंट ले लेंगे, पद को पूरा होगा तो पद के इंपॉर्टेंट जो भी कवि परिचय या लेखक परिचय वो ले लेंगे, ठीक है। तो जन्म हुआ था नामवर सिंह जी का 28 जुलाई 1927, याद हो गया है। जीयनपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश, याद हो गया है। माता उनकी वागेश्वरी देवी और पिता उनके नागर सिंह जी, जो एक शिक्षक थे, पेशे से एक शिक्षक थे। आगे देखिए शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा आवाजापुर एवं कमलापुर उत्तर प्रदेश के गांव में हुई। हाई स्कूल हिवेट क्षत्रिय स्कूल बनारस, इंटर उदय प्रताप कॉलेज से हुई। ये तो हुई थी उनकी हाई स्कूल यहाँ पर।
उसके बाद इंटर जो बोलते हैं, इंटर होती है +2, +2 होता है कि 10 + 2 बोलते हैं। आज भी आप हरियाणा पंजाब साइड जाओगे ना, वहाँ पर 12th नहीं बोलते, वहाँ पे बोलते +2। +2 का मतलब यह है कि आप 12th में पढ़ रहे हो। और पहले जो 12th होती थी वो कॉलेज में ही होती थी, 10th के बाद कॉलेज स्टार्ट हो जाता था। इसलिए इंटर उदय प्रताप कॉलेज से उन्होंने इंटर किया, बनारस में है। VA और MA BHU से क्रमशः 1949 और 1951 में 1949 और 1951 में उन्होंने ये डिग्री प्राप्त करी। तो ये तो थी इनकी शिक्षा। अब चलते हैं यहाँ पर PhD। तो BHSU में पृथ्वीराज रासो की भाषा विषय पर 1956 में उन्होंने PhD प्राप्त करी। कहाँ से? पृथ्वीराज रासो की भाषा पर उन्होंने PhD करी थी। PhD के लिए एक टॉपिक होता है, उस टॉपिक पे की जाती है। अब आप बोलोगे कि हिंदी में करी थी, तो भाई पूरी हिंदी नहीं होती है, हिंदी का एक टॉपिक लिया जाता है, उस पर PhD होती है, पूरा मंथन होता है। पूरी हिंदी में आप PhD का मतलब है आप कर ही नहीं सकते हो, हिंदी में बहुत सारे टॉपिक होते हैं। इंग्लिश में भी कर रहे हो या किसी भी क्षेत्र में कर रहे हो, पॉलिटिकल साइंस में कर रहे हो, आप किसी भी क्षेत्र में कर रहे हो, उसका एक टॉपिक लिया जाता है, उस टॉपिक पे मंथन किया जाता है और काफ़ी साल लगते हैं, 5-6 साल लगते हैं PhD करने में पूरे में। तो उसका पूरा निचोड़ आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ नामवर सिंह जी ने PhD किस में करी थी? पृथ्वीराज रासो की भाषा पर। के भाषा क्या थी उसकी, उस भाषा पर उन्होंने PhD करी थी 1956 में। पत्नी का नाम है प्रभावती देवी और प्रसिद्ध गांधीवादी ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री थी ये। कौन थी? प्रभावती देवी ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री थी ये, गांधीवादी थे ये, उनकी पुत्री थी प्रभावती देवी, नामवर सिंह जी की पत्नी। आगे देखिए, ये PhD आ चुका है उनका, दोबारा नहीं पढ़ेंगे। अब आता है उनकी वृत्ति। 1953 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वृत्ति की बात करें या फिर उनकी रोजगार की, वृत्ति का मतलब क्या होता है? ऑक्यूपिड होता है, एक तरह से ऑक्यूपेशन आपका कौन सा है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे उनका कार्यकाल, कार्य क्षेत्र, ठीक है, कार्य क्षेत्र बोल देंगे वृत्ति को। 1953 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अस्थायी व्याख्याता रहे थे। 1959 में 1959 से 1960 में सागर विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर रहे थे। फिर 1960 से 65 तक बनारस में रहकर स्वतंत्र लेखन किया। तो देखिए बच्चों, कहाँ से शुरू किया उन्होंने? काशी हिंदू विश्वविद्यालय। अब पूछेंगे काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, कोई बता सकता है? तो मदन मोहन मालवीय जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। कहाँ पर करी थी ये? काशी में करी थी। ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं यहाँ पर 1960 की बात आती है कि 1956 में उन्होंने क्या कर लिया था? PhD प्राप्त कर ली। 1953 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अस्थायी व्याख्याता बोलते हैं जिनको, पार्ट टाइम प्रोफेसर लेक्चरर के रूप में उन्होंने कार्य किया। 1959 से 1960 के बीच में उन्होंने सागर विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर का कार्य किया। फिर यहाँ 60 से फिर शुरू हो गया, यहाँ पर 60 से 65 तक, यानी कि 61, 62, 63, 64, 65, 5 साल तक बनारस में रहकर स्वतंत्र लेखन किया। किन्होंने? नामवर सिंह ने। जनयुग साप्ताहिक पत्रिका जो थी दिल्ली में संपादन कार्य किया। जनयुग साप्ताहिक पत्रिका थी, वीकली चलती थी, उसका संपादन भी किया। और राजकमल प्रकाशन में साहित्यिक सलाहकार भी रहे। 1967 में आलोचना त्रैमासिक का संपादन किया और 1970 में जोधपुर विश्वविद्यालय राजस्थान में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किए। 1974 में, आगे देखिए, कुछ समय तक कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी हिंदी विद्यापीठ आगरा के निदेशक रहे। 1974 में ही जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली के भारतीय भाषा केंद्र में हिंदी के प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति हुई। 1987 में JNU से सेवानिवृत्त, JNU क्या था? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से सेवा मुक्ति हुई और पुनः अगले 5 वर्षों के लिए वहीं पुनः नियुक्त कर दिए गए। फिर से JNU में फिर से उनको री अपॉइंटमेंट दे दिया गया, ठीक है, फिर से पुनर्नियुक्ति हो गई। सेवानिवृत्त हो चुके थे, रिटायरमेंट हो चुके थे, लेकिन उसके बाद भी फिर से उनको वहां पर अपॉइंट कर लिया। 1993 से 1996, तो 93, 94, 95, 96, 4 साल तक राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के अध्यक्ष रहे। संप्रति यानी कि आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक भी रहे थे। आगे देखिए बच्चों, बारी आती है सम्मान की। तो 1971 में कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था।
साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी साहित्य जगत का बहुत बड़ा पुरस्कार है। ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार ये दो बहुत बड़े पुरस्कार होते हैं। तो नामवर सिंह जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कविता के नए प्रतिमान पर प्राप्त हुआ था। कब प्राप्त हुआ था? 1971। अब पूछ लिया जाता है कि नामवर सिंह जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी किस कृति पर प्राप्त हुआ? कविता के नए प्रतिमान पर। तो या फिर पूछ लिया जाता है कि कविता के नए प्रतिमान पर नामवर सिंह जी को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो क्या बताओगे आप? साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, अब आता है कृतियां। बकल मुखद व्यक्ति व्यंजक ललित निबंध एक तरह का व्यक्ति व्यंजक, व्यक्ति के बारे में। बकल मुखद क्या है? एक निबंध है। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, छायावाद, ये उनकी कृतियां हैं बहुत सारी। देखिए यहाँ से हम नंबर लगा लेते हैं, 1 नंबर। बकल मखुद ये उनकी निबंध है। उसके बाद आता है हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, दूसरी रचना। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, तीसरी रचना। छायावाद, चौथी रचना। पृथ्वीराज रासो की भाषा, इस पर उन्होंने पीएचडी करी थी और एक पुस्तक भी लिखी थी, क्योंकि पीएचडी करते तो एक पुस्तक लिखी जाती है, थीसिस बोलते हैं उसे। और वो ये इस पर उन्होंने मतलब इसी को उन्होंने पूरा मंथन किया था। ठीक है, तो ये उनकी 5वीं रचना आ गई है। इतिहास और आलोचना उनकी 6ठी रचना। कहानी नई कहानी उनकी 7वीं रचना। कविता के नए प्रतिमान उनकी 8वीं रचना। इसी पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। दूसरी परंपरा की खोज उनकी 9वीं रचना। बहुत सारी रचनाएं हैं। वाद विवाद संवाद आलोचना एक तरह का उनकी 10वीं रचना। और फिर आती है कहना ना होगा, साक्षात्कारों का संग्रह है। साक्षात्कार क्या होता है? इंटरव्यू। बहुत सारे इंटरव्यू थे, उनका एक कलेक्शन बनाया है, उसका नाम है कहना ना होगा, उनका 11वां। और आलोचना के मुख से व्याख्यानों का संग्रह है, तो आलोचना के मुख से उनका 12वां। ये उनकी पुस्तकें हैं सारी। तो व्याख्यानों का संग्रह क्या है कि जो भी उन्होंने लेक्चर दिए हैं भाषा के आधार पर दिए हैं, किसी भी चीज़ में उन्होंने जो लेक्चर दिए उन लेक्चर का पूरा कलेक्शन यहाँ पर किया गया है नामवर सिंह जी ने। एवं अनेक संपादित पुस्तकें और बहुत सारी ढेर सारी संपादित पुस्तकें। तो आलोचना के क्षेत्र में कहे या निबंधकार के क्षेत्र में कहे या और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में कहे, तो नामवर सिंह जी का जो नाम है काफ़ी उल्लेखनीय रूप से लिया जाता है। ये है उनकी पूरी रचना। तो पूरी रचना साहित्य आप पूरा ऐसे डिटेल में लिख दीजिएगा। 6 यहाँ लिखना, 6 यहाँ लिखना, पूरी 12 रचना हो जाएगी। और उनके आगे जो जो पता है आपको, जैसे बकल मखुद तो पता है आपको निबंध है, उसके बाद और क्या है वो निबंधात्मक जो रचना है वो लिख लीजिए। आलोचना है तो वो बता दिया है कि आलोचना, ये सब आलोचना में आ गए हैं। ये साक्षात्कार है उनका, और ये व्याख्यानों का संग्रह है, तो ये कलेक्शन अलग लिख लीजिएगा। तो पूरी 12 रचनाएं 6-6 करके आप इसको नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए, डॉक्टर नामवर सिंह हिंदी आलोचना की एक शिखर प्रतिभा है। उनका विकास 20वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ। स्वतंत्रता के बाद उत्तरार्ध का समय कौन सा होता है? क्योंकि जन्म कब हुआ था? 1927 में तो उनका जन्म हुआ था बच्चों, 1927 में उनका जन्म हुआ था। तो जन्म के कुछ समय बाद की बात करते हैं तो 50 ईयर्स तो ऐसे ही काउंट हो जाता है। अगर 22-23 साल की उम्र में लिखना शुरू भी किया है तो 50 साल ऐसे ही निकल गए। तो 50 साल के बाद उन्हें धीरे धीरे समय मिला, तो उसको बोलते हैं 50 साल के पहले को बोलते हैं पूर्वार्ध, ठीक है, और 50 साल के बाद के समय को बोलते हैं उत्तरार्ध, उत्तरार्ध बोलते हैं, ठीक है। तो नामवर सिंह जी का इनका विकास 20वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ। स्वतंत्रता के बाद की उत्तर शती में, उत्तर शती, शती क्या है? जो शताब्दी, शताब्दी जो उतर रही थी, उतर रही थी। कैसे उतर रही थी? 1947 में आज़ादी मिली, उसके बाद 1950 तक हमारा संविधान आया। 50 के बाद में वही आज़ादी का ही समय था, क्योंकि आज़ादी के पहले जब अंग्रेजों ने पूरे देश को खोखला कर दिया था, उस खोखले देश को भरने में काफ़ी समय लगा था, बरसों लग गए थे। आज भी इतने वर्ष हो गए, लेकिन आज भी उस गुलामी की जंजीरों की जो त्रासदी हम आज भी झेल रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अंग्रेजों के द्वारा हमारे यहाँ पर हुई थी, अशिक्षा जो हुई थी, ठीक है। अशिक्षा के कारण आज भी जो शिक्षित लोग हैं, जो वो पीढ़ी है जो अशिक्षित थी, वो आज भी अपना जो विचार है आने वाली पीढ़ी पर, नई पीढ़ी पर थोपने का प्रयास करती है। ये एक चलो अलग बात है। तो ये उत्तर शती थी। तो स्वतंत्रता के बाद में
बाद की उत्तर शती में हिंदी भाषा को साहित्य में एक अभिनव, अभिनव का मतलब होता है नया, उत्कर्ष और उभार आया, जिसे सामान्यतः लोक प्रतिबद्ध यथार्थवादी के रूप में पहचाना जा सकता है। तो आज़ादी के बाद का जो साहित्य आया था बिल्कुल अलग आया था, अपने उत्कर्ष और अपने नएपन के साथ आया था। उसी नएपन के साथ में नामवर सिंह जी ने यहाँ पर अपनी रचना को प्रस्तुत करा है। सामान्यतः वो लोक प्रतिबद्ध यथार्थवाद के रूप में पहचाना जा सकता है। आलोचना के क्षेत्र में इस उत्कर्ष और उभार को नामवर सिंह के साहित्य में लक्षित किया जा सकता है, क्योंकि आलोचना, हम नामवर सिंह जी को एक आलोचक भी कह सकते हैं, एक समीक्षक भी कह सकते हैं, एक निबंधकार भी कह सकते हैं, एक गद्यकार भी कह सकते हैं। तो लेकिन आलोचना के क्षेत्र में नामवर सिंह जी का उल्लेखनीय स्थान है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। तो आलोचक, श्रेष्ठ आलोचक की गिनतियों में नामवर सिंह जी का नाम आता है, तो लक्षित कर सकते हैं। आगे देखिए, नामवर सिंह की आलोचना में गहरी ऐतिहासिक अंतर्दृष्टि है। इतिहास को गहराई से जाना है इन्होंने, इतिहास का गहरा ज्ञान, ठीक है, क्या बोलेंगे, इतिहास का गहरा ज्ञान है। अंतर्दृष्टि परंपरा के रचनात्मक तंतुओं की पहचान एवं सार सहेज सूक्ष्म समय बोध और लोक निष्ठा के साथ साथ साहित्य कृतियों में रूप एवं अंतर्वस्तु की मार्मिक समझ दिखाई पड़ती है कि साहित्य कृतियाँ क्या है, किस रूप में होनी चाहिए। तो साहित्य का विश्लेषण भी यही जानते हैं, साहित्य का विश्लेषण और उसकी अंतर्वस्तु यानी कि विषय, अंतर्वस्तु का मतलब होता है विषय चुनाव, कि साहित्य का विश्लेषण करते हैं, साथ में उसके विषय का भी ज्ञान है। अंतर्वस्तु की मार्मिक समझ दिखाई पड़ती है, मार्मिक का मतलब गहरी समझ, और आंतरिक समझ बोल सकते हो आप इसे, आंतरिक समझ या गहरी समझ बोल सकते हो, ठीक है। तो नामवर सिंह आलोचना में गहरी ऐतिहासिक अंतर्दृष्टि की रचनात्मक तंतुओं की पहचान एवं सार सहेज सूक्ष्म समयबोध और लोक निष्ठा के साथ साथ साहित्यिक कृतियों में रूप एवं अंतर्वस्तु की मार्मिक समझ दिखाई पड़ती है। साहित्यिक कृतियां, संरचनाएं और प्रवृत्तियां गणित के फार्मूलों की तरह सहज और सपाट नहीं होती है। गणित का फॉर्मूला लगा दिया, मैथ्स का एक फॉर्मूला लगा दिया, उसके अकॉर्डिंग आपको सारे क्वेश्चन करने, ऐसी नहीं होती है। साहित्यिक कृतियां काफी जटिल होती है, समझने में आसान नहीं होती है, उन्हें समझना पड़ता है, उन्हें आत्मसात करना होता है, उनका भाव अलग होता है। आपने जब भी हम सप्रसंग व्याख्या करते हैं तो आपको पता है, चाहे गद्य की कर रहे हो चाहे पद्य की कर रहे हो, भाव जब हम बताने जाएंगे, उसकी व्याख्या करने जाएंगे, तो मैथ्स की जैसी आसान होती है क्या, भाई ये वाला करा है इसलिए हम इसको भी ऐसा कर लेते। हर एक पद में, हर एक विषय में अलग भाव होते हैं, उन अलग भावों को पहचानना, उनके विचारों को जानना, ये आसान नहीं होता है। उनमें समाज, व्यक्ति एवं इतिहास के तथ्य लेखकीय मानस में आभ्यंतरीकृत, आभ्यंतरिक का मतलब होता है आंतरिक होकर बहुत कुछ बदल जाते हैं तथा एक जटिल और संश्लिष्ट रूप धारण कर लेते हैं। स्वभावतः आलोचक में सामान्यतः प्रबुद्ध, प्रबुद्ध का मतलब क्या होता है, ज्ञानी, ठीक है, या जागरूक पत्रकार अथवा शास्त्रीय विद्वान की तुलना में एक विशेष प्रकार की अभिज्ञता होती है। अभिज्ञता का मतलब क्या होता है, ज्ञान होता है, ज्ञान होना। अभिज्ञता का मतलब क्या होता है, ज्ञान होना। सहृदयता और कल्पनाशील बौद्धिक निपुणता वांछित होती है। नामवर सिंह में ये खूबियां बदस्तूर थी, यानी कि ये खूबियां भी थी, ठीक है, ये खूबियां भी थी। तो समझ में आया। एक बार फिर से यहाँ से देख लेते हैं कि डॉक्टर नामवर सिंह हिंदी आलोचना की एक शिखर प्रतिभा है, जिनका विकास 20वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ था। उत्तरार्ध मैंने आपको बता दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्तर शती में हिंदी भाषा और साहित्य में एक अभिनव उत्कर्ष और उभार आया, जिसे सामान्यतः लोक प्रतिबद्ध यथार्थ के रूप में पहचाना गया। लोक प्रतिबद्ध व्यवहार क्या, यथार्थवाद क्या है कि समाज की वास्तविकता क्या है, समाज की उस वास्तविकता को उजागर करना इन साहित्यकारों का विशेष प्रमुख विषय माना गया है। आलोचना के क्षेत्र में उत्कर्ष और उभार को नामवर सिंह के साहित्य में लक्षित किया जा सकता है। नामवर सिंह के साहित्य में इस आलोचना और उभार को देखा जा सकता है, लक्षित किया जा सकता मतलब देखा जा सकता है। आगे देखिए बच्चों, आलोचना में संग्रह और त्याग का एक नित्य चेतन विवेक होना चाहिए। आलोचना में क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो कलेक्शन होना चाहिए, उसके बाद त्याग, यानी कि आपने बहुत सारी रचनाओं को पढ़ा है, समझा है, जाना है, लेकिन उसके प्रति लगाव नहीं रखना। अगर आपने लगाव रख लिया, मोह रख लिया, तो आप उसके प्रति आलोचना नहीं कर पाओगे। आलोचना करने के लिए उसके प्रति जो लगाव है उसका त्याग करना पड़ेगा, त्याग के बाद ही आप उसकी सही आलोचना कर पाओगे।
एक नियत चेतन विवेक होना चाहिए। चेतन विवेक यानी कि सचेत, सचेत ज्ञान, ठीक है, सचेत ज्ञान। और सचेत ज्ञान का मतलब होता है केवल रचना से संबंधित ही नहीं, विषय से संबंधित नहीं, उस विषय का किन किन विषयों पे, अंतर वस्तुओं पे या अंतर विषयों पर प्रभाव पड़ने वाला है, ये भी पता होना चाहिए साथ में। और साथ ही सहृदय सहानुभूति का नैसर्गिक गुण भी होना चाहिए। नैसर्गिक का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक गुण भी होना चाहिए। कहना ना होगा कि नामवर सिंह में यह विशेषता अपने निखरे हुए रूप में पाई जाती है। निखरे यानी कि साफ सुथरे, साफ सुथरे रूप में पाई जाती है। हृदय और बुद्धि का आलोचनात्मक तनाव भरा द्वंद्वात्मक संतुलन, किस किस का? हृदय और बुद्धि का द्वंद्वात्मक संतुलन उनकी आलोचनात्मक दृष्टि की आधारभूत विशेषता है। वो दिल से यानी कि मन से और दिमाग से, दिल से और दिमाग से दोनों से काम लेते थे और दोनों से काम लेकर ही वे आलोचनात्मक साहित्य की रचना कर डालते थे, आलोचना कर डाले। आलोचना करने के लिए उनको दोनों तत्वों की आवश्यकता होती थी। दिल भी होना चाहिए, मन भी होना चाहिए और साथ में बुद्धि भी होनी चाहिए। तो बुद्धि और मन दोनों के संयोजन से ही वे आलोचना कर सकते थे। और किसी भी आलोचक को सचेत होना चाहिए, सचेत बुद्धि से, सचेत विवेक से काम लेना चाहिए, तभी वो एक अच्छी आलोचना कर सकता है। चलिए आगे देखते हैं। नामवर सिंह जी का अध्ययन विस्तृत और गहन है। इनका अध्ययन कैसा है? बहुत ही विशाल। विस्तृत का मतलब क्या होता है? विशाल। और गहन का मतलब क्या होता है? गहरा, बहुत गहरा है। बच्चों, नामवर सिंह ही नहीं, जो आलोचक होते हैं ना, आलोचक, जितने भी आलोचक होते हैं वे सभी गहरा चिंतन करते हैं। क्या करते हैं? गहरा चिंतन करते हैं, जिसके अंतर्गत आप और भी देख सकते हो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को देख सकते हो, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा, बहुत सारे नाम हैं, ये तो मैंने इतने दिए हैं। तो आलोचक जो होते हैं वो गहरा चिंतन करते हैं और गहरे चिंतन से वो अपनी बुद्धि और मन और बुद्धि दोनों के विवेक से वे एक आलोचनात्मक साहित्य की रचना करते हैं, आलोचनात्मक कृति का निर्माण करते हैं। तो नामवर सिंह जी का अध्ययन विस्तृत यानी कि विशाल और गहरा है। साहित्य के अतिरिक्त इतिहास, दर्शन, राजनीतिक, समाजशास्त्र, हिंदी साहित्य में तो उनका गहरा ज्ञान है ही है, ये तो ठीक है, साथ में इतिहास में, दर्शन शास्त्र में, राजनीतिक शास्त्र में और समाज शास्त्र आदि अनेक विषयों का अंतर अनुशासनात्मक क्या होता है? यहाँ लिख लेते हैं, अंतर अनुशासनात्मक का अर्थ होता है विषयों के अंतर्गत यानी कि आपसी अनुशासन होना। मतलब एक विषय का दूसरे विषय पर हस्तक्षेप न होना, किसी प्रकार का कोई इंटरफेयर नहीं होता था, तो उसे बोलते हैं अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन। कि चाहे वे इतिहास पढ़ रहे हैं तो दर्शन को अंदर नहीं रखते, दर्शन पढ़ रहे तो राजनीति को अलग रखते, राजनीति पढ़ रहे तो समाजशास्त्र को अलग रखते, सभी विषयों को अलग अलग रखकर ही वे अध्ययन करते हैं। ये उनकी एक खास प्रतिभा की विशेषता है। तो यहाँ पर साहित्य के अतिरिक्त इतिहास, दर्शन, राजनीतिक, समाजशास्त्र आदि अनेक विषयों का अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन नामवर सिंह ने किया है। साहित्य, भाषाशास्त्र, काव्यशास्त्र, पाश्चात्य आलोचना आदि विषय तो सीधे उनकी अभिरुचि और लेखन कर्म के अंग ही बन गए हैं। तो समझ में आया बच्चों? आगे देखिए। नामवर सिंह पेशे से हिंदी प्राध्यापक रहे हैं। प्राध्यापक का मतलब क्या होता है? एक तरह से प्रोफेसर। क्या बोलते हैं? प्रोफेसर, हिंदी के प्रोफेसर रहे और वे देश के शीर्षस्थ हिंदी प्रोफेसर के रूप में प्रतिष्ठा अर्जित कर चुके हैं। देश के सर्वश्रेष्ठ प्रोफेसर के रूप में भी इस बात को मतलब फेमस हो चुके हैं, प्रतिष्ठा अर्जित कर चुके हैं।
साहित्य के छात्र और आलोचक के रूप में वे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शिष्य रह चुके हैं। अब कहेंगे कि गुरु कौन है भाई? ये जो गुरु शिष्य की परंपरा है ना, ये पुरातन काल से चली आ रही है। तो शिष्य हो गए हैं नामवर सिंह और गुरु हो गए हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसके शिष्य, किसके गुरु है? नामवर सिंह जी के गुरु है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी नामवर सिंह जी के गुरु है। द्विवेदी जी स्वयं रविंद्रनाथ के संसर्ग में, अब द्विवेदी जी को कहाँ से प्रेरणा मिली है? रविंद्रनाथ के संसर्ग में विश्व भारती शांति निकेतन में हिंदी के आचार्य रह चुके थे। तो सबसे पहले रविंद्रनाथ के शिष्य हुए कौन भाई? अब आप उनको प्रेरणादायी मानो या कुछ भी मानो, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के शिष्य कौन हुए भाई? नामवर सिंह जी। तो ये जो कंटिन्यूशन है, ये गुरु शिष्य की परंपरा है, ये काफी प्राचीन साल से, पुरातन काल से चली आ रही है। इस तरह आलोचना के क्षेत्र में तो आप नामवर सिंह जी को मुख्य रूप से क्या कहोगे? यहाँ पर लिख लेते हैं, नामवर सिंह जी मुख्य रूप से कौन थे भाई? आलोचक थे। कौन थे? आलोचक थे। तो इस तरह आलोचना के क्षेत्र में रविंद्रनाथ ठाकुर और हजारी प्रसाद द्विवेदी की विरासत डॉक्टर नामवर सिंह जी को प्राप्त हुई, जिसे वे दूसरी परंपरा कहते हैं। क्या कहते हैं? दूसरी परंपरा। अब आएगा दूसरी परंपरा किसे बोलते हैं? तो रविंद्रनाथ ठाकुर और डॉक्टर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो परंपरा थी वो नामवर सिंह जी को प्राप्त हुई और इसी परंपरा को दूसरी परंपरा कहते हैं। नामवर सिंह अपने गुरु द्विवेदी जी की तरह ही एक ओजस्वी और प्रभावशाली वक्ता के रूप में अंतर्राष्ट्रीय यश अर्जित कर चुके हैं। यानी कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी अंतर्राष्ट्रीय यश प्राप्त कर चुके थे अपने ओजस्वी भाषण के कारण, ओजस्वी स्वर के कारण, प्रभावशाली वक्ता के रूप में। ऐसे ही नामवर सिंह जी भी काफ़ी अर्जित कर चुके थे, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुके थे और वे भी किस लिए? अपने गुरु की तरह ओजस्वी और प्रभावशाली वक्ता के रूप में। कि किस तरह से बोलते हैं? ऐसा बोलते हैं कि सामने वाले को एकदम चुप कर देते, उसको बोलते हैं ओजस्वी और प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी। क्लियर हो गया? आगे देखिए, नामवर सिंह को हिंदी आलोचना को एक लालित्यपूर्ण सृजनात्मक भाषा और मुहावरा देने का श्रेय प्राप्त है। ये नामवर सिंह जी की एक विशेषता है कि वे लालित्यपूर्ण सृजनात्मक भाषा का प्रयोग करते हैं, यानी कि सृजनात्मक यानी कि खुद निर्माण करते हैं और मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करते हैं। तो हम कहेंगे भाषा शैली उनकी क्या है? ये एक तरह की भाषा शैली, लालित्यपूर्ण सृजनात्मक भाषा। और दूसरी आएगी यहाँ पर भाषा शैली में पहला नंबर ये आ गया, दूसरा मुहावरेदार भाषा। मुहावरेदार भाषा। उनकी पहचान हिंदी के आलोचकों की गौरवपूर्ण परंपरा की एक अपरिहार्य कड़ी के रूप में की गई है। अपरिहार्य क्या होता है? एक अनिवार्य कड़ी, कि हिंदी साहित्य जगत में एक अनिवार्य कड़ी है। अगर ये कड़ी नहीं हुई तो हिंदी साहित्य जगत है वो थोड़ा सा टूट छिन्न भिन्न सा लगेगा। वे मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित प्रगतिशील आधुनिक आलोचक के रूप में आज भी अपनी जीवंत उपस्थिति बनाए हुए है। इस पाठ्य पुस्तक में संकलित निबंध उनकी आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक वाद विवाद संवाद से लिया गया है। याद रखिएगा, कौन से? वाद विवाद संवाद उनकी आलोचनात्मक निबंध है। तो क्या कहा जाएगा कि प्रगीत और समाज जो है उनका आलोचनात्मक निबंध है से लिया गया है। इस निबंध में 1000 वर्षों में फैली हिंदी काव्य परंपरा पर ऐतिहासिक अंतर्दृष्टि के साथ विचार करते हुए प्रगीत नामक काव्य रूप की निरंतरता को हिंदी समाज की जातीय प्रकृति और भाव प्रवाह की उपज के रूप में परिभाषित किया गया है। प्रगीत का मतलब क्या होता है बच्चों? संगीत होता है। संगीत जिसे लय बोल सकते हैं, जिसे राग बोल सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए जो हमारी पाठ्य पुस्तक में जो निबंध प्रसिद्ध है, निबंध संकलित है प्रगीत और समाज, ये नामवर सिंह जी की एक आलोचनात्मक पुस्तक है, वाद विवाद संवाद, वहाँ से लिया गया। ये आपको याद रखना होगा कि पूछ लिया कि प्रगीत और समाज नामवर सिंह जी के किस निबंध संग्रह, किस आलोचनात्मक संग्रह से लिया गया, तो आपको क्या पता होगा, तो आपको याद रखना है। इस निबंध में 1000 वर्षों में फैली हिंदी काव्य परंपरा, हिंदी काव्य परंपरा, याद रखिएगा इस निबंध में क्या बताया है कि हजारों वर्ष पुरानी, 1000 वर्षों में फैली इस हिंदी काव्य परंपरा पर ऐतिहासिक अंतर्दृष्टि के साथ विचार करना कि ऐतिहासिक अंतर्दृष्टि क्या है, इसका इतिहास क्या था, फिर धीरे धीरे उसमें क्या परिवर्तन हुआ, उसको बोलते हैं ऐतिहासिक दृष्टिकोण। अंतर्दृष्टि के साथ विचार करते हुए प्रगीत नामक काव्य रूप की निरंतरता को, कि प्रगीत ही है वह काव्य जो निरंतर चलता आ रहा है, हिंदी समाज की जातीय प्रकृति भाव प्रवाह की उपज के रूप में परिभाषित किया गया है। आगे देखिए, कोई भी काव्य रूप ऐतिहासिक सामाजिक जरूरतों की उपज और संपूरक हुआ करता है। अगर कोई कविता बनी है तो वो किसी न किसी की जरूरत होगी, बिना किसी की आवश्यकता के किसी चीज का निर्माण नहीं होता, चाहे वो साहित्य क्यों नहीं हो, चाहे वो काव्य ही क्यों नहीं हो, किसी को आवश्यकता हुई इसलिए उस काव्य का या उस साहित्य का निर्माण हुआ है। तो कोई भी काव्य रूप ऐतिहासिक सामाजिक जरूरतों की उपज होती है और संपूरक होती है। हिंदी में प्रगीत की सामाजिकता और ऐतिहासिकता क्या है और कैसी रही है, हमारी साहित्यिक परंपरा में उसकी अहमियत क्या है, इन बातों की पड़ताल यह निबंध अत्यंत संयत और प्रसन्न विवेचन शैली तथा भाषा में करता है। अब क्या बताना है कि प्रगीत क्या है और प्रगीत, हिंदी में जो प्रगीत आया है उसका विकास कैसे हुआ है। प्रगीत यानी कि जो संगीत आया है, काव्य क्या होता है, एक तरह का संगीत होता है, लयबद्ध, एक जिसमें लय गति तुक का ध्यान रखा जाता है, वो काव्य होता है। अब काव्य जो पुरातन काल से हजारों वर्षों तक फैला हुआ है और कई तरह की कविताएं आ गई है, तो काव्य की आवश्यकता क्यों पड़ी, आलोचना के क्षेत्र में काव्य का इतिहास क्या है, उसका समाज पर क्या असर पड़ता है, उसका सामाजिक परिवेश क्या है, उसका सामाजिक परिदृश्य क्या है, वगैरह वगैरह बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो यहाँ पर बताई जाएगी। तो हमारी साहित्य परंपरा में उसकी अहमियत क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, प्रगीत की यानी कि संगीत की इम्पोर्टेंस क्या है, इन बातों की पड़ताल यानी कि जांच पड़ताल करने के लिए ये निबंध अत्यंत संयत और प्रसन्न विवेचन शैली तथा भाषा में करता है। आलोचना महज गुण दोष विवेचन से आगे बढ़कर कुछ और भी है। हम बोलते हैं आलोचना का मतलब क्या है कि भाई गुण दोषों का विवेचन करना, तो केवल गुण और दोषों का विवेचन करना ही नहीं है, उससे आगे भी कुछ और है। ये साबित किया है नामवर सिंह जी ने कि आलोचना गुण दोषों के अतिरिक्त भी कुछ और साबित होती है, ये साबित किया है नामवर सिंह जी ने। और आगे बढ़कर भी है, वह इतिहास और परंपरा की पहचान करती हुई सामयिक समस्याओं और तथ्यों को ऐतिहासिक सामाजिक असंगति में गहराई से पहचानना भी सिखाती है। क्या ऐतिहासिक संगति क्या है, सामाजिक धरातल क्या है, सामाजिक परिवेश क्या है, समाज और इतिहास किस प्रकार से जुड़ा रहता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हमें प्रगीत सिखाता है या समाज सिखाता है, ये निबंध सिखाता है। वह वर्तमान को अधिक गहराई के साथ जानने समझने को अंतर्दृष्टि जगाती है। यह सब इस निबंध से सीखा जा सकता है। इस निबंध के माध्यम से हमें पता चल जा सकता है कि किस तरह से हमें सामाजिक परिवेश में किस तरह से सामाजिक जीवन जीना है, कैसे समाज का जो आज का स्वरूप है वो ऐतिहासिक स्वरूप क्या है उसका, वो भी ये कौन बताती है, भाई ये निबंध बताता है। नामवर सिंह की समीक्षा तथा सैद्धांतिक व्याख्या में रचनात्मक साहित्य जैसा लालित्य है, लगता है कोई ललित गद्य पढ़ रहे हैं। ललित यानी कि छोटा बहुत सुंदर। आमतौर पर समीक्षा की भाषा, समीक्षा या आलोचना एक ही होती है। समीक्षा की भाषा शुष्क और उबाऊ होती है कि जो निबंध होते हैं ना आलोचनात्मक निबंध, वो बहुत ज़्यादा बोरिंग होते हैं और बहुत सूखी भाषा होती है जो आसानी से हमें रसपद नहीं कर देती है या हमें आनंद प्राप्त नहीं करती है। पर नामवर सिंह जी की भाषा और शैली बहुत प्रभावी है, सहज ढलान उनके लेखों में है, सीढ़ियाँ चढ़ना या उतरना नहीं पड़ता। वे मुहावरों का अच्छा प्रयोग करते हैं, संबोधन पद्धति से तर्क को जीवंत बनाते हैं। उनकी भाषा में विलक्षण लुसिडिटी है, कटाक्ष है, व्यंग्योक्ति है, वक्रोक्ति है, ब्याज स्तुति, ब्याज निंदा और विद है। ठीक है बच्चों, विद यानी कि पूरा देखा जाए तो विद्वान है, ज्ञान है।
व्यंग्योक्ति यानी कि कहीं और से कमेंट पास करके व्यंजना शब्द शक्ति का भी प्रयोग करा है। वक्रोक्ति यानी कि कोई बात सीधी तरह से नहीं की गई है, टेढ़ी टेढ़ी बात कही गई, तो वक्रोक्ति का मतलब क्या होता है, टेढ़ापन बोलना, ठीक है। इस तरह से ब्याज निंदा भी है। तो कई तरह की उलाहने, कई तरह की बातें करके यहाँ पर नामवर सिंह जी ने एक आलोचनात्मक निबंध की रचना करी है, जिसका नाम है प्रगीत और समाज, और उनके वाद विवाद संवाद निबंध संग्रह से, आलोचनात्मक निबंध संग्रह से लिया गया है। तो बच्चों देखिए, आज हमने यहाँ पर क्या पढ़ा है, नामवर सिंह जी का जीवन परिचय पढ़ा है, और काफ़ी डिटेल में पढ़ा है, बहुत डिटेल में पढ़ा है। और मैं आपको बता दूं कि इस डिटेल वाले जो निबंध है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नामवर सिंह जी वेरी इंपॉर्टेंट लेखक परिचय, तो इसलिए आपको लेखक परिचय तो याद करना ही पड़ेगा। साथ में इनके इन आंतरिक लेखक परिचय में जो भी चीज़ दी हुई है वो भी आपको सब अच्छे से समझनी होगी, ध्यान रखना होगा, क्योंकि एमसीक्यूज करेंगे तो ये सारी चीज़ें हमको वहाँ पर पढ़नी है। तो ठीक है बच्चों, आज हमने यहाँ पर नामवर सिंह जी का जीवन परिचय पढ़ लिया है, और साहित्यिक परिचय, पूरा संपूर्ण जीवन परिचय पढ़ा है, उनके जीवन के बारे में भी जान लिया। और कल हम पढ़ेंगे प्रगीत और समाज, और कोशिश करेंगे एक लेक्चर में उस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने का, ताकि अगला जो लेक्चर है हमारा क्वेश्चन आंसर का हो। तो पूरी कोशिश करेंगे कम से कम 3 लेक्चर में ये जो हमारी चैप्टर है आगे के वो कंप्लीट हो जाए, क्योंकि अभी हमारा सिर्फ और सिर्फ 9 चैप्टर स्टार्ट हुआ है, और अभी इसमें भी कम से कम 13 चैप्टर है, उसके बाद 13-14 है, उसके बाद फिर 13-14 चैप्टर है, फिर 3 प्रतिपूर्ति की कहानियाँ। प्रतिपूर्ति की कहानी 1 दिन में हो जाएगी, 3 दिन में 3 कहानियाँ, लेकिन जो बाकी की चीज़ें हैं वो हमें ज़रूर करनी है। ग्रामर आपका हो ही गया है, तो चिंता मत कीजिए, वैसे तो सिलेबस हो रहा है, क्योंकि जो गद्य था ना वही बड़ा है, पद आपका बहुत छोटा छोटा पद है। शायद इसको अगर लेके चले तो हम 2 या 3 लेक्चर में इसको कंप्लीट कर लेंगे, तो ज़्यादा नहीं लगने वाला है। बिहार बोर्ड में ऐसा ही है कि गद्य जो भाग है वो काफ़ी लंबे लंबे हैं, लेकिन पद भाग को बहुत शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है। तो आज इतना ही, आगे मिलते हैं कल फिर। थैंक यू सो मच।